सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों को आज अपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की सेकंड क्लास आज कंटिन्यू करनी थी। कल की क्लास में पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। तो आपने देखा था पहले सेट ऑफ करते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स में, मतलब विद इन द सेम हेड। फिर आपने देखा था आप जब विद इन द सेम हेड कर लेते हैं उसके बाद भी अगर लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाते हैं तो फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के इनकम से आप सेटअप करते हैं। फिर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड के अंदर में आप क्या करते हैं, एक हेड के जो लॉस है आप अगर वो सेटअप नहीं हो पाया इंट्रा हेड से इंटर हेड से, उसके बाद में फिर आपने उसको नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और ये कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में फिर आप नेक्स्ट ईयर में उसको सेटअप करेंगे। मगर जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग सेटअप करते हैं तो फिर विद इन द सेम हेड से सेटअप करते हैं, हम इंटर हेड में फिर सेटअप नहीं करते हैं। ये बातें कल क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था ये भी कि हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांट दिया था। एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस, एक इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स और नॉर्मल बिजनेस, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और फिर एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि होता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरीज एक्सेट्रा या अदर्स। ठीक है, फिर इसमें आपने ये देखा था कि जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की बात आती है तो मैंने आपको ये बताया था सैलरी से जो भी हमारा लॉस होगा, सैलरी से बेसिकली हमारा लॉस ही पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने कल ये देखा था कि सैलरी से हमारे को लॉस ही पॉसिबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस होगा उसका इंट्रा एडजस्टमेंट करना आपको अलाउड है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम है, तो फिर आप उसको फ्रीली कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आप स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सेटअप करेंगे, किसी और इनकम से आप उसको सेटअप नहीं कर सकते। फिर सिमिलरली आपने देखा था इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्सेस में भी आपको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स के बिजनेस के एक लॉस को दूसरे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स से ही सेटअप कर सकते हैं, किसी और से आप उसको सेटअप नहीं कर सकते। नॉर्मल बिजनेस का लॉस हालांकि ऐसा होता है जो कि किसी भी इनकम से सेटअप हो सकता है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस की भी इनकम सेटअप हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स से भी सेटअप हो सकता है, और वो नॉर्मल बिजनेस के भी इनकम से सेटअप हो सकता है। कैपिटल गेन में भी आपने देखा था दो हेड होते हैं, दो सब हेड्स होते हैं। इसमें एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है आपका वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ही प्रॉफिट सेटअप होगा और केस सेटअप नहीं होगा, जबकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भी प्रॉफिट से इनकम सेटअप हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के भी इनकम सेटअप हो सकता है। फिर अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, लॉटरीज एक्सेट्रा, इसके अंदर में आपने देखा था कि इसके अंदर में भी लॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हमें एक्सपेंडिचर ही, खर्चा ही अलाउड नहीं होता है। बाकी अदर्स का फ्रीली अलाउड होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, फिर ध्यान समझिएगा एक पॉइंट इसमें और आता है जो कि हम लोगों ने कल क्लास में नहीं कवर अप किया था, इंट्रा हेड इंटर हेड दोनों में ही आता है। ये पॉइंट है हमारा क्या, लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी। ये एक नोट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में अप्लाई करेगा, दोनों में अप्लाई करेगा, इंट्रा हेड इंटर हेड सभी में अप्लाई करेगा। लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी, द इनकम ऑफ विच इज exempt from tax will not be allowed to be set off। क्या मतलब हुआ कहने का इस बात का तो ध्यान समझना। जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर इनकम, जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर इनकम, मैंने आप लोग को बताया कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एक्सेंट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एक्सेंट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम
इंडिया में अगर होती है अर्न तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। अभी सपोज करो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मुझे इस साल इनकम नहीं हो करके मुझे इस साल लॉस हुआ, पॉसिबल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर के बिजनेस में मुझे इस साल प्रॉफिट ना हो करके मुझे इस साल लॉस हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉस को क्या सेट ऑफ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं सेट ऑफ करेंगे? क्योंकि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। जिसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता उसके लॉस पर हम टैक्स का बेनिफिट नहीं दे सकते। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जिसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता उसके लॉसेस पर हम टैक्स का बेनिफिट नहीं दे सकते। तो लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी of the income of which is exempt from tax will not be allowed to be set off. I hope this is clear. ऐसी एक्टिविटी जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है उसके लॉसेस को आप सेट ऑफ करने का मौका नहीं देंगे। ये मेरे हिसाब से सभी को पूरी तरीके से क्लियर होगा, सभी को पूरी तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट की। सेम तरीके से ही इंटर हेड एडजस्टमेंट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें बात करना है इंटर हेड एडजस्टमेंट की, जब हमें बात करना है इंटर हेड एडजस्टमेंट की, तो ध्यान समझो। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी आपको देखो क्या क्या कहेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट ये भी आपको पूरी तरीके से क्या होता है, दिस इज अलाउड। मतलब एक हेड के लॉस को अब दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मगर इनकम फ्रॉम सैलरी आपने जैसे पढ़ा था, इनकम फ्रॉम सैलरी आपने जैसे पढ़ा था, तो सैलरी में तो आपका लॉस ही नहीं पॉसिबल है, लॉस नॉट पॉसिबल। तो भैया इसके लॉस को तो सेट ऑफ करने की बात ही नहीं आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका यहाँ पर ध्यान समझना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आप सेट ऑफ कर सकते हो। इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमको लॉस आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमको लॉस आता है तो क्या हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और हेड से? यस, हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड से। जैसे मैंने कहा, अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ रहा है, मैंने उससे पहले सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद में भी मेरा लॉस जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, क्या मैं उसको सैलरी सेटअप कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या मैं उसको बिजनेस और प्रोफेशन से अपना सेटअप कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या मैं उसको कैपिटल गेन से सेटअप कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या मैं उसको अदर सोर्सेज से कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। बेसिकली ध्यान समझिएगा, हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को जो है वो दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है हमारा वो दूसरे हेड्स के इनकम से सेट ऑफ अलाउड है, बट ध्यान समझिएगा, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। बट सिर्फ और सिर्फ कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक। सिर्फ और सिर्फ कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। सपोज करो मैंने कहा मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी है 15 लाख, मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 में मेरे पास में इनकम है 4 लाख रुपए का, और इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1 लाख। यह हाउस प्रॉपर्टी 1 में मेरे पास में इनकम है 50,000 रुपये का। हाउस प्रॉपर्टी 2 में मेरे पास में लॉस है
3.5 लाख रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी 2 में मेरे पास में लॉस है 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब देखो हम कैसे करके काम करेंगे, ध्यान समझिएगा हम कैसे करके काम करेंगे। देखिए ध्यान से, तो जब मैं नेट टैक्सेबल इनकम अपने निकालूंगा, जब मैं नेट टैक्सेबल इनकम अपने जब निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो मेरा 15 लाख था ही, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 में था मेरे पास में 50,000 रुपये का लॉस, 50,000 रुपये का इनकम, और 2 में मेरे पास में था 3.5 लाख रुपए का लॉस। तो मैंने 50,000 रुपये के लॉस को इससे माइनस कर दिया, राइट। तो ये तो आ गया नील। अब मैं यहाँ पर ध्यान समझिएगा, क्या मैं यहाँ पर पूरा 3 लाख रुपए तक घटा सकता हूँ अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को? नहीं। क्यों नहीं? मेरे पास में इनकम तो है मगर मैं घटा नहीं सकता। क्यों नहीं घटा सकता? इसलिए नहीं घटा सकता क्योंकि हम जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्लीज़ ध्यान समझिएगा, हम जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन ओनली बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन ओनली बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। हम जब भी इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे ऑफ लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन ओनली बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। कितना तक कर सकते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही माइनस कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर माइनस करेंगे 2 लाख। ठीक, अब यहाँ पर आपका इनकम आया 13 लाख। ठीक, नेट टैक्सेबल इनकम आ गया आपका 13 लाख। अभी ध्यान समझना, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। हम लोग 1 लाख रुपए का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अपना। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। आई होप दिस फंडा इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस फंडा इज प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक डाउट आया है कि सर आपने बोला था कि हम मैक्सिमम सेट ऑफ 2 लाख तक का ही करेंगे और आपने यहाँ पर 2.5 लाख तक का लॉस को सेटअप कर लिया है। मैंने ये बोला था कि हम 2 लाख तक के लॉसेस को इंटर हेड में एडजस्टमेंट कर सकते। इंटर हेड में, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम इंट्रा हेड में कुछ भी करें वो अलग है। सिर्फ जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है ना, जो ये इंटर हेड एडजस्टमेंट है इसमें लिमिट है। इंटर हेड एडजस्टमेंट में ही सिर्फ आपकी लिमिट है, लिमिट ऑफ ₹2 लाख। ये सिर्फ आपको कहाँ पर है? इंटर हेड एडजस्टमेंट में है, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है। मतलब मेरी एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 4 लाख की, इससे लॉस है 3.5 लाख का। क्या मैं पूरे 3.5 लाख रुपए के लॉस को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट है इंटर हेड एडजस्टमेंट को सेटअप करने की। ये सिर्फ और सिर्फ जो लिमिट है हमारी, ये लिमिट है इंटर हेड एडजस्टमेंट के लॉस को सेटअप करने की। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारे लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज हैं। एक स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया, एक इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स हो गया, और एक नॉर्मल बिजनेस हो गया, राइट। तो स्पेकुलेशन बिजनेस और
मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स वाला जो हमारा लॉस है, इसका जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता, ध्यान समझो, इसका जब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता तो क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होगा? नहीं। जब इसका जब इसका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता, मतलब विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता, तो फिर क्या इसका बिटवीन द हेड्स एडजस्टमेंट्स अलाउड होगा? नहीं। इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। इंटर हेड एडजस्टमेंट इज not allowed. I hope this funda is very simple and very clear. तो स्पेकुलेशन बिजनेस से हमारा लॉस हो रहा है, या इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स में अगर हमारा लॉस हो रहा है, इंटर हेड एडजस्टमेंट हम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। इंट्रा हेड नहीं कर सकते तो फिर इंटर हेड कैसे करेंगे? सर नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस के लिए ध्यान समझो, नॉर्मल बिजनेस के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बिजनेस में आपका इंट्रा हेड अलाउड होता है और आपका इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड होता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड। However, loss of a business cannot be set off from income from salary। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट तो अलाउड होता है, हालांकि बिजनेस के लॉस को आप इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपका इंटर हेड एडजस्टमेंट तो अलाउड होता है, हालांकि आप बिजनेस के लॉस को इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारा इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड होता है क्या? यस अलाउड होता है, मगर क्या हम इसको इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? ना, हम इसको इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जब मैंने सिर्फ बिजनेस लॉस लिखा है, मतलब नॉर्मल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ये इस केस में हम लोग करेंगे क्या? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस केस में आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा वो कुछ ऐसे होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख, और बिजनेस लॉस है मेरा कितने का? 6 लाख का। अब मैं इस बिजनेस लॉस को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। लॉस तो लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, ठीक। इसको अब मैं सेट ऑफ करूँगा। कैसे सेट ऑफ करूँगा? पहले मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से किया, ठीक, ये तो आ गया नेल।
अभी भी मेरे पास में कितना लॉस बचा हुआ है, 2 लाख रुपए का अभी भी मेरे पास में लॉस बचा हुआ है। मैं इसको इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ करना चाहता हूँ। क्या मैं इनकम फ्रॉम सैलरी से इस बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। हम अपने बिजनेस लॉसेस को इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे लिए नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम हमारे लिए कितना आ गया? 15 लाख। नोट, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से हमारा सेट ऑफ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। चलिए फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर आते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर आते हैं। कैपिटल गेन में मैंने बताया था लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। आपको जब मैंने इंट्रा हेड सिखाया था तो फिर मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है हमारा, वो हमारा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हमारा सेटअप नहीं होगा। ठीक है, मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी दोनों से ही सेटअप हो सकता है। अब ध्यान समझिएगा, जब हम इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों में ही नॉट अलाउड है। दोनों में ही नॉट अलाउड है। दिस इज नॉट अलाउड। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कैपिटल गेन की बात करते हैं अपने यहाँ पर, तो फिर चाहे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों में ही ये नॉट अलाउड है। हम बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों को ही किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैं इन बातों को लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस can be set off from long term capital gain and short term capital gain. Inter head adjustment of capital gain is not allowed. I hope this funda is also clear to all of you. I hope this funda is also clear to all of you. चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल सी बात समझो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पूरे सोर्स का
नॉट अलाउड, पूरे सोर्स के लिए नॉट अलाउड। तो मेरे हिसाब से इंटरहेड एडजस्टमेंट अपने को क्लियर हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी लॉस इज नॉट पॉसिबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलाउड बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आपने अगर स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को देखा, आपने स्पेकुलेशन बिजनेस के अगर लॉस को देखा तो फिर वो तो इंट्रा हेड ही नहीं अलाउड, फिर इंटर हेड भी नहीं अलाउड होता है। इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्सेस, वो भी इंटर हेड नहीं अलाउड होगा क्योंकि इंट्रा हेड ही नहीं होता है। नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है मैंने बताया वो इंटर हेड तो अलाउड है, मगर आप नॉर्मल बिजनेस के लॉस को इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। कैपिटल गेन के भी जो लॉस है, आप कैपिटल गेन, पूरे कैपिटल गेन का भी जो लॉस है उसका भी इंटरहेड नहीं कर सकते, अदर सोर्सेज के भी लॉस को आप इंटरहेड नहीं कर सकते। आई होप दिस इज clear to all of you. I hope this is clear to all of you. Let me then proceed to the next part of my discussion. Okay, now we are going to discuss with respect to carry forward. अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं with respect to carry forward of losses. Now we are going to discuss with respect to carry forward of losses. अब हम लोग carry forward of losses के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम लोग carry forward of losses के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फिर से वही आते हैं एक एक करके। इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या इसमें पॉसिबल होता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है। बेसिकली हम लोग अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और विद इन सेम हेड ही एडजस्टमेंट करेंगे, किसी और हेड से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम लोग विद इन सेम हेड ही एडजस्टमेंट करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट किया, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट किया, फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप कैसे करके एडजस्ट करोगे? ध्यान समझना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आप जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेट ऑफ करेंगे विद इन सेम हेड। आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेटअप करेंगे विद इन सेम हेड। हाउएवर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस shall be only for 8 years। प्लीज़ ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इस साल इंट्रा हेड इंटर हेड करने के बाद में भी हमारे लॉसेस पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो पाए। हम अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड किए, फिर अगले साल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से उसको सेटअप कर दिए, मगर अगले साल भी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से हमने सेटअप किया तो पूरे मेरे लॉसेस सेटअप नहीं हो पाए। अगले साल जो हम लोगों ने सेटअप किया वो मेरे पूरे लॉसेस सेटअप नहीं हो पाए। तो फिर क्या हम उसको नेक्स्ट साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जस्ट हम लोग उसको नेक्स्ट साल भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली समझिएगा, हम उसको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टिल 8 ईयर्स। हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने सालों तक? हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टिल 8 ईयर्स। जैसे मैं कहूँ मेरा जो है लास्ट ईयर का मेरा लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। लास्ट ईयर को मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, ठीक है। इसका मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है कितना? लेट्स से 5 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रीवियस ईयर 19-20 है
इसमें मेरे पास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2 लाख और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है 5 लाख। ठीक है, अब देखो मेरा जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, अब ध्यान से देखना, जो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम जो आएगा ये कैसे करके आएगा। तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ है इस बार का 2 लाख का। ठीक है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हुआ है मेरा 5 लाख का। मैंने क्या किया, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड लॉस का 5 लाख रुपए का माइनस कर दिया। अब 5 लाख रुपए का तो मेरा इनकम है ही नहीं, 2 ही लाख का है, तो फिर मैंने 2 लाख का माइनस कर दिया। लॉस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, राइट। ये तो आ गया मेरा नील। अभी भी मेरे पास में कितना बचा हुआ है, 3 लाख बचा हुआ है। अभी भी मेरे पास में कितना बचा हुआ है, 3 लाख बचा हुआ है। क्या मैं इसको बिजनेस और प्रोफेशन से माइनस कर सकता हूँ? नहीं माइनस कर सकता, क्योंकि जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ इंट्रा हेड कर सकते हैं। जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर इंटर हेड नहीं कर सकते, सिर्फ इंट्रा हेड करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरा नेट टैक्सेबल इनकम आ गया मेरा, नेट टैक्सेबल इनकम आ गया मेरा कितना, नेट टैक्सेबल इनकम आ गया मेरा 5 लाख। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर हमारा जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हमारा जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख का हुआ था। 5 में से आपने 2 को तो खपा लिया, तो अभी कितना बचा आपके पास में लॉस? आपके पास में अभी भी लॉस बचा हुआ है 3 लाख रुपए का। ये आगे कैरीड होगा, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर फर्दर 7 ईयर्स। सर 7 ईयर्स कैसे? 8 ईयर्स आपने बोला था ना, 8 में से 1 ईयर तो यूज़ कर लिया कि नहीं कर लिया? 8 में से 1 ईयर तो फिर चला गया कि नहीं चला गया? 8 में से 1 साल तो चला गया, तो फिर अब इसके बाद में कितना बचा? अब इसके बाद में बचा 7 साल। तो फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा हाउस प्रॉपर्टी का कितना? फॉर 7 ईयर्स। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स करेंगे। जिस ईयर में लॉस हुआ उससे आगे के 8 साल तक, जिस ईयर में लॉस हुआ उसके आगे के 8 सालों तक। जैसे प्रीवियस ईयर 18-19 में लॉस हुआ तो प्रीवियस ईयर 19-20, 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28। सो आपका जो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ये आपका होगा टिल प्रीवियस ईयर कितना होता? 27-28। छब्बीस 27 आ रहा है कि 27-28 आ रहा है? एक बार देख ले तो।
एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 18 19 से 8 साल और प्लस करके आई थिंक 27 28 ही आ रहा है, ठीक है। सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है मेरा, नेक्स्ट पार्ट तो है मेरा बिजनेस और प्रोफेशन, बट मैं बिजनेस और प्रोफेशन को भी टेकअप नहीं करना चाहता, अभी मैं बाकी चीज़ों पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बिजनेस और प्रोफेशन को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। पहले मैं आ रहा हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर, पहले मैं आ रहा हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसका भी सेम नियम, कैरी फॉरवर्ड अलाउड फॉर 8 ईयर्स, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड फॉर 8 ईयर्स। बट ध्यान में रखिएगा एक बात को, ध्यान में रखिएगा एक बात को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम long term capital gain or short term capital loss can be set off only set off from LTCG and STCG both। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके लिए मैंने बोला था नॉट अलाउड है, तो इसके लिए भी अब हम लोग परेशान नहीं होंगे। ये जब इंटर हेड ही नहीं अलाउड है तो फिर बाकी कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स लीव दिस ऑल्सो। अब हम लोग वापस आते हैं किस पर, वापस आते हैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर, वापस आते हैं हम लोग अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर। अब ध्यान से समझिएगा, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, इसमें मैंने 3 हेड्स बनाए थे, इसमें 3 सब हेड्स बनाए थे। क्या क्या, एक तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हो गया आपका, एक स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, और तीसरा हो गया था नॉर्मल बिजनेस। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये है मेरा, सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस को, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस को। तो नॉर्मली स्पेकुलेशन बिजनेस से हम लोग, स्पेकुलेशन से हम लोग समझते हैं सट्टा, ठीक है, स्पेकुलेशन से हम लोग समझते हैं सट्टा। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में स्पेकुलेशन बिजनेस को डिफाइन किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी टर्म को उस एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया हम उससे समझते हैं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस को भी हम किससे समझेंगे, हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में स्पेकुलेशन बिजनेस को कैसे करके डिफाइन किया गया है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस को इनकम टैक्स के अंदर में डिफाइन किया गया है एज स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन किया गया एज आर ट्रांजेक्शन्स इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कम्युनिटी और स्क्रिप्ट। मैं आप लोगों को एक बार पहले ये डेफिनेशन दिखाना चाहता हूँ, फिर अपने ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन किया गया है एज a transaction in which contract for purchase or sale of any commodity including stock shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or scrip। बेसिकली समझिएगा स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स या स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। इसके अंदर में हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं, हम लोग एक सट्टेबाजी करते हैं। लेट्स से रिलायंस के शेयर्स का आज भाव चल रहा है 2200 रुपये,
लेट्स से रिलायंस का शेयर्स का आज दाम चल रहा है 2200 रुपये, ठीक है। रिलायंस का शेयर्स का आज जो है, आज मार्केट में रिलायंस का शेयर्स ट्रेड हो रहा है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है 2200 रुपये, ठीक है। मगर मैंने कहा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में, ठीक है, रिलायंस शेयर्स हो जाएगा 3000 प्लस, ठीक है। मैंने कहा रिलायंस का शेयर 1 साल के बाद में हो जाएगा 3000 प्लस, 3000 से ऊपर के दाम का हो जाएगा। आप कहते हैं सर आफ्टर 1 ईयर, दिस इज मी, मैं कहता हूँ, मिस्टर ए कहता है, बट आप मिस्टर बी कहता है कि आफ्टर 1 ईयर रिलायंस शेयर्स का दाम का प्राइस विल बी लेस देन, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3000, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, मार्केट में मैंने कहा रिलायंस का शेयर ट्रेड हो रहा है मेरा 2200 रुपये के दाम पर, मैंने कहा आफ्टर 1 ईयर रिलायंस के शेयर्स का दाम जो है वो 3000 रुपये हो जाएगा, और मिस्टर बी कहता है कि आफ्टर 1 ईयर रिलायंस का शेयर्स का दाम लेस देन 3000 हो जाएगा, 3000 से कम रहेगा। मैंने कहा 3000 से ज़्यादा रहेगा, मिस्टर बी ने कहा 3000 से कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए हुआ क्या कि मेरे और मिस्टर बी में एक सट्टेबाजी हुआ, मतलब वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई एम सेइंग, आई एम betting Reliance shares will be more than 3000. Mr. B is betting Reliance shares will be less than 3000. Please understand हो क्या रहा है, मतलब Mr. A and Mr. B will enter into a contract, will enter into a speculation transaction. We will enter into a contract where I am saying after 1 year Reliance share prices will be more than 3000. But Mr. B is saying Reliance company shares will be less than 3000. In this case we have entered into a speculative transaction के लिए हम लोगों ने एंटर कर लिया। अब ध्यान से समझो, क्योंकि मैं रिलायंस पर बुलिश हूँ, मतलब मुझे लगता है कि रिलायंस बढ़ेगा, मिस्टर बी जो है नेगेटिव है, मिस्टर बी को लगता है कि इतना नहीं बढ़ेगा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कहा कि मैं रिलायंस खरीदता हूँ, मिस्टर ए ने कहा मैं रिलायंस के शेयर्स को खरीदता हूँ, मिस्टर बी ने रिलायंस के शेयर्स को बेचा। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मिस्टर ए रिलायंस के शेयर्स को खरीदता है, मिस्टर बी रिलायंस के शेयर्स को बेचता है। ध्यान समझिए, मिस्टर बी के पास में भी एक भी शेयर नहीं है, मिस्टर ए के पास में भी एक भी शेयर नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में एक स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर मैंने कहा मैं खरीदता हूँ किसी भी चीज़ पर, अगर हमको लगता है किसी का भी दाम बढ़ने वाला होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीद लेते हैं। अगर हमें लगता है किसी भी चीज़ का दाम घटने वाला है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को बेच देते हैं। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मिस्टर ए को अगर ये लगता है कि रिलायंस के शेयर्स का दाम अगर बढ़ने वाला है तो फिर मिस्टर ए क्या करेगा, उसके शेयर्स को खरीद लेगा। मगर मिस्टर बी को लगता है कि अगर उसके शेयर्स का दाम घटने वाला है तो फिर मिस्टर बी क्या करेगा, उसके शेयर्स को बेच देगा। तो फिर यहाँ पर दे विल एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, speculative transaction where Mr. A will buy, Mr. B will sell, neither Mr. A will get any share, neither Mr. B has any share, मतलब मिस्टर बी के पास में कोई शेयर नहीं है जो कि उसने मिस्टर ए को बेचा। ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन है, हम लोग सिर्फ एक भाव पर आपस में काम कर रहे हैं, और ये भाव पता है क्या है, ये भाव है 3000। ये भाव कितने का है पता है, ये भाव है 3000। मिस्टर ए ने कहा कि हम 3000 के भाव पर रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं, मिस्टर बी ने कहा हम 3000 के भाव पर रिलायंस के शेयर्स को बेचते हैं। मिस्टर ए ने कहा हम 3000 के भाव पर रिलायंस के शेयर्स खरीदते हैं, मिस्टर बी ने कहा हम 3000 के भाव पर रिलायंस के शेयर्स को बेचते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो आफ्टर 1 ईयर अगर रिलायंस का शेयर्स आपका 3500 रुपये हो जाता है, कितना हो जाता है, 3500 रुपये हो जाता है,
ठीक है। सपोज करो आफ्टर 1 ईयर अगर रिलायंस का शेयर 3500 रुपये हो जाता है, सो यहाँ पर मिस्टर ए विंस, मिस्टर ए जीत गया। नाउ मिस्टर बी विल हैव टू पे मिस्टर ए ₹500। ध्यान समझिएगा, हम लोग एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। मिस्टर ए ने कहा कि हम 3000 के दाम पर खरीदते हैं, मिस्टर बी ने कहा हम 3000 के दाम पर बेचते हैं। अब रिलायंस का शेयर्स जो है 3500 रुपये हो गया, तो मिस्टर ए यहाँ पर जीत गया। नाउ मिस्टर बी विल हैव टू पे मिस्टर ए ₹500। अब मिस्टर बी को मिस्टर ए को कितना रुपया पे करना पड़ेगा? मिस्टर बी मिस्टर ए को पे करेगा कितना? 500 रुपया, क्योंकि मिस्टर ए ने उसके ऊपर में बोलिस था, उसने उस शेयर्स को बाय किया था। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट। हमने यहाँ पर कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो बाय या सेल नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? उसके भाव पर स्पेकुलेशन किया, जबकि सपोज करो आफ्टर 1 ईयर, अगर सपोज करो आफ्टर 1 ईयर अगर जो है रिलायंस का शेयर्स सिर्फ 2800 रुपये का ही रहता है, ठीक है, देन मिस्टर बी विल विन एंड मिस्टर ए विल पे मिस्टर बी ₹200। तो अगर ये भाव जो है मिस्टर ए को लगता था कि बढ़ेगा, मिस्टर बी को लगता था घटेगा, घट गया, 2800 रुपये हो गया, तो कौन जीता? मिस्टर बी जीता। अभी देखो घट के कितना हो गया? 2800 रुपये हो गया। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या करेगा? 200 रुपया पे कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस इज ऑल अबाउट। एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत जल्दी से, जैसे सोने। जैसे सपोज करो सोने का भाव जो है आज मार्केट में 54,000 है। सोने का भाव आज मार्केट में 54,000 है, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ से भाव और बढ़ेगा, एक महीने में और बढ़ेगा। आपको लगता है कि सर आने वाले एक महीने में भाव घटेगा। मैंने 54,000 रुपीज़ पर सोने को खरीद लिया। वी बोथ हैव एंटर इनटू अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। मैंने कहा आई एम बाइंग गोल्ड, you are selling gold, and this is actually not buying and selling, we are entering into a speculative transaction. now suppose what happens is gold के prices बढ़ करके 55,000 हो जाते हैं, then I will win, you will have to pay me 1,000. but if suppose gold के prices घट करके 50,000 हो जाते हैं, then you wins, I will have to pay you 4,000. Are you getting what I'm saying? आज के रेट में गोल्ड का भाव है 54,000. We enter into a speculative transaction of gold prices at 54,000. I buy, you sell. मैंने गोल्ड 54,000 पर बाय किया, आपने गोल्ड 54,000 पर सेल किया। अब ना ही मैं आपको 54,000 पैसा दे रहा हूं और ना ही आप मुझे उसके बदले गोल्ड दे रहे हो। वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। वी आर डूइंग जस्ट व्हाट? वी आर डूइंग स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। नाउ सपोज इफ आफ्टर 1 मंथ गोल्ड प्राइसेस बिकम्स 55,000, अगर गोल्ड का दाम 55,000 हो गया आफ्टर 1 मंथ, तो फिर आई विल विन, यू विल हैव टू पे मी 1,000. इफ गोल्ड प्राइसेस एंड अप टू बी 50,000, अगर गोल्ड के प्राइसेस 50,000 हो जाते हैं, देन यू विल विन, आई विल हैव टू पे यू 4,000. आई होप दिस फंडा इज बेसिकली क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. yes, it's a kind of betting, yes, it's a kind of betting. ठीक है. बट बेसिकली स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स में होता क्या है कि दे मस्ट बी एंटर्ड into a recognized stock exchange. जैसे मैंने आपने आपस में कर लिया वो नहीं कहलाएगा. दे मस्ट बी एंटर्ड इनटू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज.
ऐसे हमारे स्टॉक्स और शेयर्स में बहुत सारे होते हैं। जैसे आप अगर MCX आपने सुना होगा, MCX इज़ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर गोल्ड सिल्वर से लेकर के बहुत सारे और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी बेटिंग होती है, जैसे जीरा हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी बेटिंग होती है, मेटल के प्राइसेस की बेटिंग होती है। वहाँ पर अगर मुझे लगता है कि नहीं मेटल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, आपको लगता है मेटल के प्राइसेस घटने वाले हैं, देन व्हाट विल डू इज विल एंटर इनटू अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। देखो समझो ध्यान से, अब ये कितना ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट में कितना ईजिली लोगों का पैसा बनता है और कितना ईजिली लोगों का पैसा जाता है। सपोज करो मैंने गोल्ड खरीद लिया स्टॉक मार्केट से, ऐसे मुझे गोल्ड कितना खरीदना पड़ेगा, 54,000 रुपीज़ का मुझे गोल्ड खरीदना पड़ेगा, मगर मेरे पास में 54,000 नहीं है, मेरे पास में मात्र 2,000 रुपये है। मैं क्या करूँगा, मैं 2,000 रुपये स्टॉक मार्केट में जमा करूँगा एज मार्जिन मनी, दिस इज नोन एज मार्जिन मनी। मतलब अगर दाम ऊपर नीचे होता है उसको काउंटर करने के लिए मार्जिन मनी हम लोग जमा कराते हैं। मैंने 2,000 रुपये स्टॉक मार्केट में जमा कराया, स्टॉक एक्सचेंज के पास में अपना जमा कराया, और बेसिकली मैंने गोल्ड स्टॉक मार्केट के थ्रू स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया और आपने गोल्ड को बेच दिया। अब 54,000 से बढ़ करके 55,000 हो गया, तो मुझे 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आप समझो मुझे 1,000 रुपये का जो फ़ायदा हुआ वो कितने रुपए पर फ़ायदा हुआ, वो 2,000 रुपये पर मुझे 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब जो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 50% है। मेरे प्रॉफिट का परसेंटेज है कितना परसेंटेज है, 50% है। मगर अब देखो, अगर सपोज करो गोल्ड का दाम 54,000 से घट करके अगर 53,000 हो जाता है, तो कट से मेरा 1,000 रुपये कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मार्जिन मनी नॉर्मली 20% होता है, मतलब अगर हमको 54,000 रुपीज़ के दाम पर अगर हमको कुछ भी स्पेकुलेशन करना है तो 2,000 नहीं, हमको अराउंड 12,000 रुपये जो है स्टॉक मार्केट में जमा कराना पड़ेगा। तो 12,000 पर 1,000 रुपये की कमाई भी बहुत बड़ी कमाई होती है। एक महीने में ये कमाई हुई, मतलब 10% की कमाई हुई एक महीने में, मगर नुकसान भी उतना ही होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में कमाई भी खूब होती है और नुकसान उससे भी खूब होता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, it's a kind of wagering contract itself, Naman, but it's a kind of wagering contract itself, Naman, but it is entered into a recognized stock exchange, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना, आप लोगों के लिए रेफर करने के लिए काम के नहीं है, तो यू कैन इग्नोर दिस थिंग। इसके अलावा जो बाकी के जो कि है ना, उसको आपको रेफर करना जरूरी नहीं, यू कैन इग्नोर दिस थिंग। सो बेसिकली आपने समझ गए कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और बेसिकली स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। अब इस स्पेकुलेशन बिजनेस को अगर हम लोग समझ चुके हैं तो फिर अब ये भी समझ लेते हैं कि इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्या रोल होता है। आप समझ चुके सेट ऑफ का क्या रोल होता है। इट कैन बी सेट ऑफ जब हम लोग करेंगे तो फिर विद इन सम सेम हेड करेंगे, मतलब सॉरी स्पेकुलेटिव लॉसेस को जब हम सेटअप करेंगे तो सिर्फ दूसरे ही स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम सेटअप करेंगे, किसी और से सेटअप नहीं करेंगे। जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो हमारा लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस का जो हमारा लॉस है, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसको 8 ईयर्स तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देते। इसको हम लोग कितने समय तक इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ओनली अप टू 4 ईयर्स, ओनली अप टू 4 ईयर्स। दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली अप टू 4 ईयर्स। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है, दिस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली फॉर नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट 4 ईयर्स। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो हम लोग सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कब तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। और मैंने एक बात आप लोगों को पहले ही बता दिया है, एंड सेट ऑफ, और जब इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे और उसको सेटअप करोगे फ्रॉम ओनली स्पेकुलेशन business
इनकम। तो लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस can be carried forward for next 4 years and set up only from a speculation business income। और सेटअप करो कैसे? सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम से इसको सेटअप करो, किसी और से आप इसको सेटअप नहीं करोगे। सो आई होप दिस मच फंडा इज क्लियर टू यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है। जैसे इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, नॉर्मल बिजनेस और कुछ और चीज़ें मुझे और बतानी है इसके डिटेल्स में। सो वी विल लाइक टू कंटिन्यू दिस टुमारो। आज अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा, जल्दी से मैं रिकैप कर रहा था। आपने इंटरहेड एडजस्टमेंट करना सीखा, आपने इंटरहेड एडजस्टमेंट करना सीखा सैलरी का, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि अलाउड होता है, मगर हाउस प्रॉपर्टी में एक लिमिटेशन है, सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही आप इंटरहेड एडजस्टमेंट कर सकते हो। बिजनेस और पर्सनल में स्पेकुलेशन बिजनेस का आपने करना सीखा, और मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्स का सीखा कि ये दोनों अलाउड ही नहीं होता है। नॉर्मल बिजनेस अलाउड तो होता है, मगर एक नॉर्मल बिजनेस का लॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से हम सेटअप नहीं कर सकते। कैपिटल गेन, पूरा कैपिटल गेन है, किसी और से सेटअप नहीं हो सकता। अदर सोर्सेज की हम लोग बात करें तो फिर ये भी नॉट अलाउड है, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करना सीखा, तो फिर सैलरी का अगेन लॉस पॉसिबल ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। कैरी फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सेम हेड का लॉस सेम हेड में ही सेटअप करेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन में आप क्या करोगे, ध्यान समझना, स्पेकुलेशन बिजनेस आगे 4 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। आपने ये भी समझा कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस इज लाइक सट्टेबाजी विच इज एंटर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको फिर से बता दूं, हम स्पेकुलेशन बिजनेस की ज़्यादा गहराइयों तक नहीं जाएंगे, ठीक है। कैपिटल गेन आपका अलाउड होता है 8 सालों तक, ठीक है। ये इतनी बातों को हम लोग सीख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई वांट टू स्पीक